पिछले दिनों हमने आपसे एक वादा किया था और एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप सभी को इत्तला भी किया था, मतलब नोटिफाइड भी किया था कि आने वाले दिनों में बुक रिव्यू की एक सीरीज़ तैयार होने वाली है, जिसमें हम कवियों, लेखकों, बड़े बड़े विचारकों की किताब को चुनेंगे और उस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक रिव्यू की तरह हो जाएगा, जिससे आप प्रेरित हो सको किताब को खरीदने के लिए, किताब को पढ़ने के लिए। तो इस सीरीज़ में जो पहली किताब है उसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये किताब है प्रेमचंद की किताब, मुंशी प्रेमचंद की किताब संग्राम। जैसे ही हमने इसका शीर्षक देखा हम बहुत ही प्रभावित हो गए और इसमें जो कवर पेज पे जो फ़ोटो लगा हुआ है किसान का, तो हमें लगा कि इसे खरीदनी चाहिए ताकि किसान के जीवन को समझने का मौका मिल सके, है ना। तो हमने इसे ऑर्डर कर दिया। हमें लगा था उपन्यास होगा। इससे पहले भी हमने 2 उपन्यास मंगाए थे, एक प्रतिज्ञा, एक सेवा सदन। दोनों पढ़े तो मतलब भर का मतलब ज्ञान मिला, मतलब भर के नॉलेज मिले। तो हमें लगा कि प्रेमचंद के सभी उपन्यास को पढ़ देने चाहिए, तो हमने उपन्यास समझकर मंगाया था, लेकिन ये नाटक निकली किताब। तो इसमें नाटक है, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, नाटक से भी परिचित हो लें, पहली बार नाटक भी पढ़ लें, क्या पता आगे चलकर कुछ लिखना हो या फिर कुछ परफॉर्म करना हो या फिर कुछ भी करना हो तो फ़ायदेमंद हो। तो हमने पढ़ना शुरू किया। तो शुरुआत तो ऐसे ही होती है ग्रामीण जीवन से। इसमें डायलॉग्स शुरू होते हैं 2 किसानों के बीच के, और फिर किसान और उसकी पत्नी के बीच। फिर ये डायलॉग्स आगे बढ़ते बढ़ते ज़मींदार पर चले जाते हैं। ज़मींदारी प्रथा पर भी बहुत ही बड़ा कटाक्ष करते हैं प्रेमचंद। फिर आगे बढ़ते 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 अंग्रेज़ों पर चले जाते हैं, क्योंकि प्रेमचंद 1936 में अपने पार्थिव शरीर को छोड़ गए। तो बेशक ये किताब 1936 से पहले ही लिखी गई होगी। तो इसमें अंग्रेज़ों के उस शासन का भी वर्णन है जो वो किसानों पर ज़मींदार के थ्रू थोपते थे, करते थे। तो उससे भी आपको परिचित होने का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर डायलॉग्स आगे बढ़ते बढ़ते एक सन्यासी पर आ जाता है, जो सन्यासी अंदर से छल कपट से भरा रहता है। तो इसमें आपको सन्यास जीवन को भी समझने का मौका मिलेगा। और आगे चलते 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 फिर ग्रामीणों पर ही आ जाता है। और इसके नायक जो हैं वो एक ज़मींदार हैं, और इसके नायक जो हैं वो हैं एक किसान परिवार, जिसमें कि एक पति और पत्नी के किस्से को बयां किया गया है। तो इसको पहले मैं इसका कुछ बाहरी परिचय दे देता हूँ। ये 125 रुपये की किताब है, जिसे आप अगर अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप से खरीदेंगे, हमने उसी से ख़रीदा था, तो डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगा और कुछ % कम भी हो गया। मतलब 125 की किताब है तो ये करीब 95 में आई थी। तो आप भी अमेजॉन प्राइम से ख़रीदिए तो डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगी। और उसके बाद इसके पहले पन्ने पर मुंशी जी की एक मूंछ वाली तस्वीर है, बहुत ही अच्छी जवानी की तस्वीर है। तो वो देखकर अच्छा लगता है। मतलब देखिए न कितने एटीट्यूड में है, पीयूष मिश्रा के तरह लगते हैं। हालांकि तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं देख के बता रहा हूँ। और उसके बाद जैसे इसके पन्ने को पलटते हैं तो अनुक्रम दिया गया है, जिसके बाद फिर भूमिका है। भूमिका में मुंशी जी अच्छे से बताते हैं कि उन्होंने इस नाटक को क्यों लिखा। वो कहते हैं कि एक्चुअली उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में किसी कारण बस इसे नाटक के तरह परिवर्तित कर दिया गया। और ये मैं आपको बताऊंगा कि नाटक की तरह क्यों परिवर्तित कर दिए। इसके पीछे मुंशी जी की एक बहुत ही मतलब बुद्धि लगी हुई है। आजकल के वेब सीरीज़ में, वेब सीरीज़ क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का वेब सीरीज़ कल का उपन्यास था। कल एक राइटर अपने बुद्धि से, अपनी कौशल से इतना कुछ लिख देता था। आज 10 आदमी मिलकर भी वेब सीरीज़ बनाते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक प्रेमचंद पहुंच जाते थे, जहां तक बड़े बड़े उपन्यासकार पहुंच जाते थे। तो इसमें ये नाटक क्यों बन गया, इस पे मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। उसके पहले मैं आपको इसके भूमिका से परिचित करवा दिया, उसके बाद मैं आपको नाटक के पात्र से परिचित करवा देता हूँ। इसका ये दिख नहीं रहा होगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट एडिटिंग के वक्त लगा दूंगा स्क्रीन पर। तो इसमें नाटक के पात्र करीब 10-12 आदमी हैं, जिसके बीच ये डायलॉग्स होते हैं और पूरी किताब लिखी जाती है। तो इसमें आगे चलकर एक हलधर है जो एक किसान है, उसकी पत्नी है फिर राजेश्वरी, जो देखने में मतलब अनिद्ध सुंदरी है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा उस गांव में है ही नहीं। तो ज़मींदार आता है घूमने, गांव ज़मींदार है तो गांव की देखभाल करने घूमने आता ही है। तो वो आता है घूमने, तो वो उन्हें देखता है किसान को, तो उससे बातचीत करने लगता है। फिर
किसान को कहता है कि कभी घर पे भी खाने के लिए बुलाओ। मतलब ज़मींदार थोड़ा विनम्र टाइप का रहता है, मिलनसार रहता है, तो किसान को भी लगता है कि अच्छा ठीक है, ज़मींदार साहब बोले हैं तो कैसे क्या कह सकते हैं, तो उसे बुलाते हैं खाने पे। तो यहाँ आपको ये भी सीखने मिलेगा कि अगर घर में स्त्री सुंदर हो तो किसी बड़े आदमी को तब तक नहीं बुलाया जाए जब तक कि अपनी सामर्थ्य उसके अनुसार ना हो जाए, उतने लेवल की ना हो जाए। तो यहाँ ज़मींदार साहब आते हैं खाने के लिए और इस किसान की पत्नी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो यही कहानी शुरू होती है। 5 पन्ने के बाद ही फिर प्रेम कथा चलने लगती है, ज़मींदार के अंदर की व्यथा चलने लगती है कि वो कैसे तरसने लगता है और फिर वो कैसे प्रेम निवेदन करता है, फिर कैसे वो किसान की पत्नी ज़मींदार को ठुकरा देती है, फिर जाके ज़मींदार किस तरह से षड्यंत्र करता है, उसके पति को उठवाकर थाने में डाल देता है और पत्नी बेबस लाचार हो जाती है। तो फिर जो लड़की है, इसमें नायिका है, जो पात्र नायिका की है, वो बदला लेने के लिए प्रेम का स्वांग धरती है और ज़मींदार के पास जाती है। तो ये कहानी मतलब थोड़ा अद्भुत लगा, अजीब लगा कि महिला अपनी प्रतिशोध लेने के लिए किस किस रूप में खड़ी हो सकती है। आपने तिरिया चरित्र अगर पढ़ा होगा तो कुछ उसी तरह की कहानी इसमें भी मिलती है। इसमें महिला अपने प्रेम को, झूठा प्रेम को दिखाकर ज़मींदार को फिर उसके बदले में प्रतिघात पहुंचाती है। तो कहानी रोमांटिक है और बहुत ही मोड़ों से होकर गुजरती है, तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। फिर आगे चलते चलते इसमें ज़मींदार पर कटाक्ष किया गया है, फिर ज़मींदारी व्यवस्था पर, फिर अंग्रेज़ों पर, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ थे। 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। तो बेशक ये किताब 1936 से पहले ही लिखी गई होगी और उसमें अंग्रेज़ों के उस अत्याचार को भी दिखाया गया है जो वो अक्सर किसानों पर ज़मींदार के थ्रू किया करते थे। तो उसके बीच भी डायलॉग्स है। फिर आगे चलकर ज़मींदार को अच्छा भी दिखाया जाता है, देशभक्ति की भावना से भरा हुआ भी दिखाया जाता है। फिर ज़मींदार अंग्रेज़ों के खिलाफ भी आ जाता है। तो इसमें एक ज़मींदार के लिए भी आदर्श रखा गया है कि ज़मींदार को ऐसा होना चाहिए। और फिर इसी डायलॉग की वजह से जो ज़मींदार और अंग्रेज़ों के बीच जो डायलॉग्स होते हैं और अंग्रेज़ों और ग्रामीणों के बीच जो डायलॉग्स होते हैं, इसमें स्वाधीनता की एक आग है। मतलब एक होता है ना कि तीली लगा कर रख देना, फिर उसके बाद आग खुद ही जलेगी, उसी तरह से तीली लगा कर रख दिया मुंशी प्रेमचंद जी ने। अघोषित रूप से और प्रत्यक्ष रूप से देशभक्ति की भावना भरना चाहा है, मतलब पाठकों के अंदर। तो इसीलिए इस उपन्यास को प्रेमचंद ने फिर आगे चलकर नाटक में बदल दिया ताकि इसे खेला भी जाने लगे। इसको खेलने से क्या होगा कि लोगों में जागृति आएगी और लोग देशभक्ति की भावना से भर पड़ेंगे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो सकेंगे। तो आपको अब समझ में आ गया कि ये नाटक क्यों लिखा गया। फिर आगे चलकर एक ढोंगी बाबा की भी कहानी है, इससे आपको संन्यास जीवन भी समझ में आएगा, उसके ढोंग भी समझ में आएंगे। तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आगे चलकर ज़मींदार के अंदर के भी हृदय को दिखाया जाता है कि वो भी आखिर आदमी ही है, चाहे वो कितना ही कुछ भी षड्यंत्र कर ले, दूसरों पर अत्याचार कर ले, लेकिन उसकी आत्मा भी कभी कभी उसे धिक्कारती है। और ये फिर आगे चलकर उस ढोंगी सन्यासी के साथ भी दिखाया जाता है। वो भी अपने आत्मा में ये अंदर ही अंदर मतलब अत्याचार करके, ढोंग पाखंड करके अंदर ही अंदर मतलब बदबदाने लगता है, पागल सा होने लगता है और फिर जाकर गंगा में कूदकर अपनी जान दे देता है। तो मतलब बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। इसमें कुछ बातें ऐसी भी है जैसे कि अंत जो है कुछ खास नहीं है। इसमें अंत बहुत ही मतलब सीधे तरीके से कर दिया गया। इससे पहले मैंने सेवा सदन पढ़ा था, अंत जो था एकदम मतलब मन में 2-3 दिन तक तो चलता रहा ये इसका अंत की स्टोरी जो है ना। तो इसमें कुछ वैसा नहीं है, इसका अंत कुछ खास तरीके से नहीं किया गया है, हालांकि किया भी गया हो हमें समझ में नहीं आया हो, है ना। और हम एक ही बार एक किताब को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि रिव्यू करने के बाद किसी एक लक्की व्यूवर को भेंट कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। तो आप में से जो कोई भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। आपके कमेंट से अगर लगेगा कि आपके अंदर साहित्य की प्यास है तो आपको ये किताब भेंट स्वरूप प्रदान की जाएगी।